हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखा था, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा वो टॉपिक। यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आपके पास लैक्टिक एसिड बनता है या फिर इथेनॉल बनता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे नेट गेन ऑफ एनर्जी या फिर नेट एटीपी कितना मिलता है, आपको 2 एटीपी मिलते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, दूसरी बात, एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कॉमन स्टेप होता है दोनों में सेम हो रहा है, वो ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होती है, किन ऑर्गेनिजम्स में, तो वो जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो वो आपके पास एनएरोबिक प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में हो सकती है। हमारे मसल में, स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जब ऑक्सीजन सप्लाई इनफ ना हो। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आपने इसका प्राइम एग्जांपल ईस्ट है। ठीक है, जो आप पिज्ज़ा डो में डाल रहे होते हैं उसे उसके लिए भी आप ईस्ट का, अल्कोहल फर्मेंटेशन का एक प्राइम एग्जांपल है ईस्ट, जो आप पिज्ज़ा डो में डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, पिज्ज़ा डो जो है आपको पता है, थोड़ी आप जैसे आप ईस्ट डालेंगे थोड़ी देर बाद, अब ईस्ट में क्या हो रही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है और वो डो जो है वो बिल्कुल एकदम यू कैन प्रॉब्ली से फूल जाती है। एंड फॉर द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कोई ना कोई वहाँ पे गैस कैप्चर हो रखी है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज वी लर्न कि आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहला स्टेप क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बन यहाँ से निकलता है, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, C3H4O3। एक कार्बन निकला, पीछे 2 कार्बन रह गए, तो आपके पास इथेनॉल ऐसी तो बनती है C2H5OH, ये इथेनॉल बन गई। ठीक है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स से 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं इससे, और ये जो कार्बन निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड उस डो को बड़ा करने के लिए काम कर रही होती है। तो ये था फर्मेंटेशन। अब से हम शुरू करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है नॉर्मली। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या था कि भाई यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ये रेस्पिरेशन होती है जब आपके पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई रहेगा, और तब अगर ग्लूकोज टूटता है तो ज़्यादा एटीपी निकलेगा। ऐसी रेस्पिरेशन को आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है इसका, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो टूटेगा। अगर आप एरोबिक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया जो एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है। अब होगा क्या, यहाँ पे जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, हम ये भी कह सकते हैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, और हमारी जो मेन चीज़ हमें चाहिए थी वो एटीपी यहाँ पे बन रहा है। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का उल्टा है। फोटोसिंथेसिस आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन था, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन प्राइमरीली एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन हमें पता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो कोई ना कोई चीज़ रिड्यूस भी हो रही होगी, तो ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन प्राइमरीली मैंने भी जैसे मेंशन किया, प्राइमरीली ये एक क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इसके होते हैं 3 मेन स्टेप्स। ठीक है, 3 मेन स्टेप्स। यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक एडिशनल स्टेप है समझाने के लिए, जिस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। बट कितने मेन स्टेप्स हैं इसके? 3। ठीक है, पहला आपके पास स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमने देखा था कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इसको करने के लिए ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो सकता है आराम से, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर ऑल। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो स्टेप है, हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में आपके पास 2 पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 पायरुवेट जो बने हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ी देर में। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर वाली जगह है, जो खाली जगह है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल चल रही होती है, इसको क्रेब्स साइकिल कहेंगे।
अब ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये ऐसे ही क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकते। इनको थोड़ा-सा फैंसी बनना पड़ता है, उसके बाद ही ये एंटर कर सकते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो उसी स्टेप को पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा-सा और एक फैंसी मॉलिक्यूल बनाते हो, जिसको नाम दिया गया है एसिटाइल को ए का, और फिर ये फैंसी मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है। इसको एंट्री पास इसके पास होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर सकता है, ठीक है। होता क्या है कि पायरुवेट अंदर तो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन क्रेब्स साइकिल में नहीं एंटर करता। सो एंट्री करवाने के लिए पहले इसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन करेंगे, एसिटाइल कोए बनेगा, फिर एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो अभी आगे हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड के बारे में। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला रहता है C3H6O3। क्या ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है? यस और नो? हमने फर्मेंटेशन में ये चीज़ पढ़ी थी, ये किसका फॉर्मूला है? आई होप यू गॉट दिस वन। सो ये फॉर्मूला है आपके पास लैक्टिक एसिड का, और ये वाला C3H4O3 ये है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपके पास इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसमें 6 कार्बन होता है, ठीक है। ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही कि पायरुवेट का क्या है, लैक्टिक एसिड का क्या है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है, इसीलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइकिल आएगा। इसके अलावा सिट्रिक एसिड आपके पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हो गए, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ठीक हो गया। फोर्थ यानी कि चौथा सबसे लास्ट स्टेप जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको रेस्पिरेटरी चेन भी कहा जाता है। IMAT में इनको ये वर्ड बहुत पसंद है, तो ये रेस्पिरेटरी चेन ही मेंशन करता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम ही चीज़ है। एक और चीज़, ये आपके पास जो पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 3 क्रेब्स साइकिल, क्वेश्चन 2 ये है कि जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जिसको क्रिस्टा कहा जाता है उसमें होगी, ठीक है। इन दोनों स्टेप्स के लिए कौन कौन से, क्रेब्स साइकिल के लिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है एज कम्पेयर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। चलें शुरू करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक, जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, दैट्स ग्लाइकोलिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे एंड देन वील मूव टू क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही होना है, इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो हम जस्ट ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हमारा। लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने से पहले वी नीड टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस कहाँ पे हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, करेक्ट। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्लाइड हम बाद के लिए रखेंगे जब हम क्रेब्स साइकिल को देखेंगे। चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं फिर हम ग्लाइकोलिसिस। पहले तो देखें, नाम से आपको पता चल रहा है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज, ग्लाइको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ये स्टेप एक कॉमन स्टेप है एनाएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता ग्लूकोज का, ठीक है। इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन या फिर आप कह सकते हो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एकदम साइटोप्लाज्म में। आपका जो सेल है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़े लेके ग्लूकोज को तोड़ रहा होता है, तकरीबन 10 स्टेप्स में, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 10 स्टेप्स में तोड़ रहा होता है। तो ग्लाइकोलिसिस एक कोई रिएक्शन नहीं है कि अच्छा हो गया यहाँ से ये बन गया, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। ग्लूकोज से 2 पायरुवेट निकल गया, ऐसा नहीं होता।
ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। एक केमिकल रिएक्शन और एक पाथवे में क्या डिफरेंस है? केमिकल रिएक्शन क्या है कि भाई रिएक्टेंट है, तब्दील हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है, इसको आप रिएक्शन कहते हो। लेकिन जब मल्टीपल रिएक्शंस एक के बाद हो रहे हों और उनमें मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व हों, उसको आप पाथवे का नाम देते हो। तो ग्लाइकोलिसिस इसी तरीके से एक मेटाबॉलिक पाथवे है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये जो 10 स्टेप तकरीबन टोटल हो रहे हैं, इनको आप 2 फेजेस में डिवाइड करते हो। पहला फेज़ यानी कि पहले 5 स्टेप्स और बाद के 5 स्टेप, ठीक है। फर्स्ट 5 स्टेप्स में आपके पास एनर्जी उल्टा चाहिए होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग फेज है, ओके। और जो लास्ट वाले 5 स्टेप्स हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है। तो हमारे फ़ायदे का जो फेज़ है वो सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में तो आप उल्टा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो सेकंड फेज़ में मिलता है। ये है ग्लाइकोलिसिस की समरी। लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले पूरा प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद वील मूव टू दिस स्लाइड कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। चलें, आपके पास मैंने आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दे दिया, पूछा कि भाई बताइए ये पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ से कौन कौन सा सवाल निकल सकता है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है इन पास्ट। अभी हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट 5 स्टेप्स जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहता है कि भाई आईएमएट में एंजाइम्स पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, याद करने नहीं करने। सो आई वुड प्रेफर कि आप ये एंजाइम्स ज़रूर याद करें क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है याद करना। प्रीवियसली राइट आफ्टर कैम्ब्रिज लेफ्ट और जब से आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इटालियन एजुकेशन ने आईएमएट लेना शुरू किया तो पेपर्स आसान आ रहे थे। तो उस टाइम पे अगर आप नहीं भी याद करते एंजाइम्स तो चल जाता। लेकिन अब क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है एंड आने वाले सालों में पेपर और भी मुश्किल होने वाला है, सो इस वजह से अगर आप सच में आईएमएट क्रैक करना चाहते हो देन यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। एंजाइम्स अब जो है वो आपको याद करने चाहिए क्योंकि रिसेंटली अगर आप पेपर पैटर्न देखें तो बायो एनर्जेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है। 2025 में आपको 3 से 4, 3 तो कंफर्म आई रिमेंबर, 3 तो क्वेश्चन थे ही, 3 से 4 सवाल थे बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें अगर आप पार्ट 1 देखो इसी का लेक्चर का तो वहाँ पे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि देखो ये आईएमएट का सिलेबस है, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब ये एक प्रॉपर टॉपिक है और आपको ये टॉपिक करना है। और इस टॉपिक में एंजाइम्स के और पूरे रिएक्शन प्रोडक्ट के नाम याद करे बगैर आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन शॉर्ट एंजाइम्स याद करना है। कैसे याद करेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं एग्जैक्टली, लेकिन कॉन्सेप्ट से याद करेंगे, ठीक है। आप जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड सुनते जाओ, देखते जाओ, ओके। हमने ले लिया एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अब होगा जी ग्लाइकोलिसिस। होता क्या है पहले स्टेप में? अब ये फर्स्ट स्टेप है आपके पास, ठीक है। ग्लूकोज के साथ हमने एक फॉस्फेट अटैच करना है। क्या करना है? ग्लूकोज के साथ हमने एक फॉस्फेट जोड़ना है। अब जब भी आपके पास एडिशन ऑफ फॉस्फेट करवाओगे, आप क्या करवाओगे? एडिशन ऑफ फॉस्फेट, क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में आप एटीपी बना रहे थे बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी। यही हो रहा था ना, एडीपी में आप फॉस्फेट जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एटीपी बन जाएगा, ऐसा ही है। तो लाइट रिएक्शन में जब एटीपी बन रहा था, लाइट एनर्जी की मदद से आप ये फॉस्फेट जोड़ रहे थे, इसीलिए आप उसे कह रहे थे फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। सो द वर्ड फॉस्फोरिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट। आप यहाँ पे ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जोड़ रहे हो तो क्या मैं ये कह सकती हूँ स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है? फॉस्फोरिलेशन हो रही है, सिंपल। जहाँ भी फॉस्फोरिलेशन होगी वहाँ पे आप काइनेज नाम का एंजाइम याद कर लो, काइनेज नाम का एंजाइम यूज़ करोगे, ठीक हो गया, सिंपल। ग्लूकोज में आप फॉस्फेट जोड़ोगे, यानी कि अब मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से बताऊँ आपको कि ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन करोगे अगर आप, तो आप यूज़ करेंगे काइनेज, ठीक है। हेक्सो इसलिए लिखा है
ऐसे याद कर सकते हो कि 6 कार्बन होते हैं, तो हेक्सोस शुगर है ना ग्लूकोज 1। तो आप एंजाइम जो यूज़ कर रहे हो वो है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब ये फॉस्फेट आया कहाँ से? ये फॉस्फेट आया जब आपने एटीपी से फॉस्फेट लिया। इसीलिए जो पहले 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, ना कि एटीपी बन रहा है बल्कि एटीपी यूज़ हो रहा है। यही एटीपी को हमने तोड़ा, यहाँ से फॉस्फेट निकाला, यही फॉस्फेट हमने यूज़ किया इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम जो यूज़ किया वो हेक्सोकाइनेज था। पहला स्टेप क्लियर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई वही लिखी हुई है। वो कहता है काइनेज जो है ये कैसा एंजाइम है जो फॉस्फोरिलेशन को कैटालाइज करता है। जहाँ पे भी यू हैव टू ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू अ स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल। जो हमारा सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या सबस्ट्रेट है? ग्लूकोज था। ग्लूकोज के साथ हमने ये वाला एटीपी का फॉस्फेट जोड़ना था, तो यहाँ पे हमने काइनेज का यूज़ किया, ठीक हो गया। तो हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, हमने कहा कि इसका ना हम दूसरा आइसोमर ले लेते हैं। हम ग्लूकोज नहीं, एक और आइसोमर रहता है, इसका नाम होता है फ्रक्टोज। हमें फ्रक्टोज चाहिए था। हमने कहा कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कर देंगे आइसोमराइजेशन। यहाँ पे हमने क्या की थी? ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। मिल गया था हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमने कहा कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आप क्या करोगे? इसकी हम करेंगे आइसोमराइजेशन, यानी कि आप इसको ग्लूकोज को इसके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6, इसका भी C6H12O6, दोनों आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? फॉर दोज हू डोंट नो, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया C6H12O6 वाला, लेकिन इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हमने कर दी आइसोमराइजेशन, तो हमें मिल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि अच्छा ये इसको पसंद नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये अच्छे दोस्त हैं आपस में। तो हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने इसकी आइसोमराइजेशन कर दी। अब आइसोमराइजेशन की है तो आप यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमरेज ही यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पे आइसोमरेज तो दिख नहीं रहा मैम, कहाँ पे लिखा हुआ है? हमें तो म्यूटेज दिख रहा है। तो म्यूटेज क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ आइसोमरेज। म्यूटेज एक तरीके का आइसोमरेज ही है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज था तो हमने ग्लूको लगा दिया, फॉस्फेट वाला ग्लूकोज था तो हमने लिख दिया फॉस्फोग्लूको, ठीक है। तो फॉस्फोग्लूको म्यूटेज ये नाम का एंजाइम आप यूज़ कर रहे हो सेकंड स्टेज पे, ठीक है। फॉस्फोग्लूको म्यूटेज, तो याद रखिएगा म्यूटेज आपके पास आइसोमराइजेशन के वक्त काम आता है। इट्स अ टाइप ऑफ एन आइसोमरेज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, ये कैटलाइज करता है, काम आता है उन रिएक्शंस में जब आपको ट्रांसफ़र करना है फंक्शनल ग्रुप। अरे ये क्या है फंक्शनल? देखो फंक्शनल ग्रुप से मुराद यहाँ पे ये आपके पास है ग्लूकोज, क्या है फ्रक्टोज, दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं आपस में। ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक शुगर है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक कीटोनिक शुगर है, इसमें कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप होता है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, इट्स परफेक्टली फाइन। पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो अभी के लिए इतना, सिर्फ इतना समझ लो कि ये अलग अलग तरीके की शुगर है तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर इसीलिए डिफरेंट होता है क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक मतलब वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटोनिक शुगर है। तो जब मैंने यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन की और इसे कन्वर्ट किया इसके आइसोमर फ्रक्टोज में, तो यहाँ पे म्यूटेज जो कि एक आइसोमरेज है, इसने एल्डिहाइड की पोजीशन को चेंज किया होगा और उसे ऑल्टर करके फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है कौन सा, कीटोन, उसमें लगाया होगा। तो जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता
होता क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि पहले कार्बन पे अटैच्ड होता है। फ्रक्टोज में जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो बीच में सेकंड कार्बन में मेनली अटैच्ड होता है। ठीक है, तो आइसोमरेज यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहा है, तभी एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि म्यूटेस एंजाइम जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करता है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक ही मॉलिक्यूल में। बेसिकली वो क्या कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है उसके स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो बेसिकली इज अ टाइप, म्यूटेस क्या है, म्यूटेस एक टाइप है आइसोमरेज का ही, और ये मेटाबॉलिज्म में बड़ा क्रूशियल होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला पॉइंट समझ आ गया कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से आ गया। देखो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दोनों की पोजीशन बेसिकली एल्डिहाइड को ही वो थोड़ा सा ऑल्टर करके और पोजीशन चेंज कर रहा है उसकी, सेम ही मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, तो वो फ्रक्टोज बन रहा है। दोनों आइसोमर्स हैं भाई भाई हैं आपस में। ठीक है, सो यहाँ तक बात समझ आ गई। सेकेंड स्टेप, वेट, तो सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन की और इसे कन्वर्ट कर दिया इसके आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम आप यूज़ करोगे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। ठीक है, म्यूटेस एक तरीके का आइसोमरेज है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि ग्लूकोज की हमने फॉस्फोराइलेशन करवा ली काइनेस एंजाइम को यूज़ करके, हमें मिला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो इसका ही एक आइसोमर है। सो वी आर गोना यूज़ अ आइसोमरेज एंजाइम। म्यूटेस एक तरीके का आइसोमरेज ही है। अब है थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बना है, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की हम दोबारा से फॉस्फोराइलेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट की अटैचमेंट होगी। जैसे हमने पहले काइनेस एंजाइम को यूज़ किया था, दोबारा से यहाँ पे भी काइनेस एंजाइम ही यूज़ होगा, बट इस टाइम पहले हमने ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच किया था, अब हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं। तो यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम होगा इस एंजाइम का। यहाँ पे फॉस्फो यानी कि फॉस्फेट उसके साथ पहले से था, एंड फ्रक्टो इसलिए क्योंकि ये फ्रक्टोज शुगर है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया। ठीक है, काइनेज का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन करवाना। अब यहाँ पे ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखी थी, वही सेम चीज़ है कि काइनेज कैटलाइज करता है फॉस्फोराइलेशन को, ये ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट को फ्रॉम एटीपी टू स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल। अब इस कंडीशन में हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। करेक्ट, तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी हमारे पास मिलेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट अटैच्ड हैं फ्रक्टोज के साथ। ठीक है, और फर्स्ट और 6th कार्बन ऑफ फ्रक्टोज पे फॉस्फेट अटैच्ड है, इस वजह से 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। ओके, अब ये जो यहाँ पे हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमें मिला है, यहाँ पे हम एंजाइम यूज़ करेंगे एल्डोलेस। इस एल्डोलेस की मदद से ये शुगर बीच में से ब्रेक होगी और 2 आइसोमर्स में टूटेगी। कैसे, देखो, फ्रक्टोज में 6 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एल्डोलेस की वजह से ये जो हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन वाली शुगर है, फ्रक्टोज नाम है इसका। ठीक है, और इसके 6th कार्बन और 5th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है। यही स्ट्रक्चर होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का, बिल्कुल। अब जब ये एल्डोलेस के साथ यहाँ पे ब्रेक होगी तो ये अपने ट्रायोस में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रायोस भी एक तरीके की शुगर होती है 3 कार्बन वाली। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा ये 3 कार्बन की एक शुगर और दूसरी ये 3 कार्बन की एक शुगर। पर डिफरेंस ये है, दोनों आप सेम नहीं मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेम मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। तो एक आपके पास मिलेगी एल्डिहाइड शुगर और एक आपके पास मिलेगी आपको कीटोनिक शुगर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायोस के नाम आपको याद होने चाहिए। बायोमॉलिक्यूल्स में आप अच्छे से ये चीज़ पढ़ते हो। यहाँ पे इतना समझ लो, जिन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ा हुआ, तो ये ट्रायोस हैं। दोनों क्या हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, G3P एंड DHAP। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या है ये देखो, ये दोनों आपके पास ट्रायोस शुगर है। ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन वाली शुगर्स हैं। पहली है G3P। G3P का फुल फॉर्म है 3 फॉस्फोकोलेस्ट्रॉल्डिहाइड, जो कि एक एल्डिहाइडिक शुगर है जिसमें
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ग्लूकोज में होता है। दूसरी आपके पास है DHAP, इसको आप ढाप करके भी याद कर सकते हो। एंड ये एक कीटोनिक शुगर है, यानी कि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक हो गया। तो अब ये जो दो फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट G3P को मिला और एक फॉस्फेट DHAP को, तो इस वजह से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। आपको अगर याद है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो फोटोसिंथेसिस वाला डार्क रिएक्शन था, यानी कि केल्विन साइकिल, वहाँ पे भी आपके पास G3P बना था, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसको इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे थे, आगे ग्लूकोज बना रहे थे। सो जो प्रिकर्सर था ग्लूकोज का इन केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन, वो G3P ही था, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये वही आपके पास यहाँ पे भी ट्रायोस बन रही है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या हुआ अभी, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट के साथ एल्डोलेस की प्रेजेंस में आपके पास दो आइसोमर्स मिले आपको ट्रायोस शुगर के। पहला है G3P और दूसरा है DHAP। अब आगे जितने भी स्टेप्स होंगे आपके पास, वो मैं आपको एक मॉलिक्यूल के बताऊंगी, और आप वो ऑटोमेटिकली खुद से दो का तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ होगी। होता क्या है कि ये जो कीटोनिक शुगर आपके पास मिली है DHAP, ये कन्वर्ट होती है, इसमें दोनों आइसोमर्स है ना, और आइसोमर्स एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, आइसोमेरेज नाम का एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये आपके पास दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, किसके, G3P के, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। तो ये आपके पास मिला है ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप से, आपको ये चीज़ मिली है। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या है, दो G3P के मॉलिक्यूल्स, और इनपुट क्या था, हमने दो ATP अभी तक यूज़ कर लिए हैं। ये था फर्स्ट फेज़, यानी कि एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्लियर होगी सब बात। अब हम आएंगे सेकंड फेज़ पे। सेकंड फेज़ हमारे पास है एनर्जी जनरेटिंग और एनर्जी सिंथेसाइजिंग फेज़, जहाँ पे एनर्जी बन रही होती है, वहाँ से ATP निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें मिले हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स कैसे कि ये भी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें, तो ये आपके पास फोर्थ स्टेप था, ये फिफ्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप में आपके पास दो G3P के मॉलिक्यूल्स मिल गए, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। अब सिक्स स्टेप पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखवा रही हूँ, जस्ट मेंशन दैट इन योर नोटबुक। ये चीज़ मैंने फोटोसिंथेसिस में भी बहुत बार मेंशन की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, अगर आप इसकी करोगे रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, आई अस्यूम कि आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीडेशन अगर नंबर अगर कम होता है तो वो रिडक्शन होती है। ये सारे चार जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, ये रिडक्शन के हैं। इनका ऑपोजिट करोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और जब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे you'll get अल्कोहल। इसी का उल्टा करो तो आपको अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जो पॉइंट है यही अप्लाई होता है सिक्स्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। कैसे समझते हैं, जस्ट रिमेंबर अभी मैंने क्या कहा कि जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एसिड। लेट्स सी हाउ। तो 5 स्टेप्स तो हमने कर लिए जो कि थे एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स। अब हमें यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 2 ATP की फर्स्ट 5 स्टेप्स में, उससे कुछ हमें मिलना भी तो चाहिए, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो जो लास्ट वाले 5 स्टेप्स हैं वहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी सिंथेसाइजिंग जनरेटिंग स्टेप्स हैं। यहाँ पे एनर्जी हमें मिलेगी होपफुली, देखते हैं कैसे। तो दो मॉलिक्यूल्स आपके पास G3P के हैं, यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल का लिखा है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 से। ठीक है, तो वो आपने अज्यूम करना है, दो बार ये सब हो रहा है यहाँ पे जी। अब मैं दो मॉलिक्यूल्स का तो लगने की ज़रूरत नहीं थी, दोनों सेम ही चीज़ हो रही है। ओके, हो क्या रहा है देखते हैं। अब G3P आपके पास एक ट्रायोस शुगर है, लेकिन कैसी, एक एल्डिहाइडिक शुगर, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अगर आप इस शुगर से, एल्डिहाइडिक शुगर से अगर आप हाइड्रोजन निकाल लो यूजिंग एन एंजाइम
जिसका नाम है डीहाइड्रोजनेस। डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने वाला एंजाइम, डीहाइड्रोजनेस। तो एल्डिहाइडिक शुगर में से जब आप हाइड्रोजन निकालेंगे, इट मीन्स कि आप इसकी क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो जाके रिड्यूस करता है NAD+ को। अब ये NAD+ कहाँ से आया, अरे साइटोप्लाज्म में NAD+ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई और NAD+ क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, NADH मिल गया, सही हो गया। सो एल्डिहाइड की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, सो अभी वही पॉइंट, अब मुझे आप खुद अपने आप को आंसर करो कि भाई जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या चीज़ बनेगी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो एसिड बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जब एल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करेंगे सो यू विल गेट 1,3-bis-phosphoglycerate। ये तो 8 है, एसिड तो नहीं है, एसिड तो नज़र नहीं आ रहा। देखो ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट एक ही बात है, जैसे पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट इज़ द सेम, उसी तरीके से 1,3-bis-phosphoglycerate एक ही बात है। बट एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार यहाँ पे मैम, यहाँ पे तो एक फॉस्फेट था, G3P में तो एक ही फॉस्फेट था ना, 3-phosphoglycerate, तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट कैसे आ गए, 1-3। ये तो समझ आ गया कि एल्डिहाइड था तो अभी ग्लिसरेट बन गया, एसिड बन गया, क्योंकि हमने क्या की, इसकी ऑक्सीडेशन की, ये तो समझ आ गया। और एक फॉस्फेट है वो भी समझ आता है, थर्ड पे 3-phosphoglycerate होना चाहिए था क्योंकि 3-phosphoglyceraldehyde था पहले, बट ये 1 पे फॉस्फेट कैसे आया। तो ये जो 6th स्टेप है इसमें आप एक चीज़ और करते हो कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा वो जाके जल्दी से चुपके से यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस वजह से ये कहीं मैजिकली यहाँ पे 1 ऐसे नहीं लगा दिया, इसका मकसद है कि ये यहाँ पे अटैचमेंट हुई है 6th स्टेप पे। तो 6th स्टेप में आपके पास क्या हुआ, हमने की ऑक्सीडेशन G3P की और यहाँ पे फॉस्फेट पे अटैच किया, जिसकी वजह से हमें मिला क्या, 1,3-bis-phosphoglycerate। एंजाइम कौन सा था, डीहाइड्रोजनेस, क्योंकि डी हाइड्रोजन, नाम से पता लग रहा है हाइड्रोजन रिमूव करवाने वाला, डीहाइड्रोजनेस। आपको मिला क्या, NADH। मैंने भी आपसे चीज़ कही थी कितने मॉलिक्यूल्स हैं G3P के, 2 मॉलिक्यूल से, तो आपको कितने NADH मिले, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स आपको 6th स्टेप में मिल गए। उसके बाद आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि 6th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कौन सी चीज़ रिड्यूस हुई है। सो NAD+ रिड्यूस हुआ है, मस्ट रिमेंबर NAD+। रिमेंबर की भी क्या ज़रूरत, मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, यहाँ पे रटना भी आपको नहीं है, खुद समझो कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जब एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरी रिड्यूस होगी साइमल्टेनियसली, ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना। तो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस होगा, NAD रिड्यूस होगा, इसमें हाइड्रोजन अटैच होगा, तभी तो ये NADH बना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इसमें, ठीक है। तो ये अभी 6th स्टेप तक हमें मिल गया 1,3-bis-phosphoglycerate। अभी 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, राइट। अभी ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं 2 टाइम्स हो रही हैं। सो 7th स्टेप में आपके पास ये जो 1,3-bis-phosphoglycerate है, यहाँ पे आप एक फॉस्फेट को हटाते हो। सो जब भी आप फॉस्फोराइलेशन करोगे, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे में लगाओगे, तो उसको आप फॉस्फोराइलेशन करते हो। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करोगे वो काइनेज है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पे ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना रहा था तो ATP से फॉस्फेट निकल रहा था और ग्लूकोज के साथ जाके अटैच हो रहा था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे देखो काइनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा जब आपके पास फॉस्फोराइलेशन होगी। अब फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, दैट इज़ अ मैटर। जनरली फॉस्फेट ATP से आ रहा होता है, बट इस स्टेप में क्योंकि 1,3-bis-phosphoglycerate है तो एक फॉस्फेट यहाँ से निकलता है, सो अटैच हो जाता है ADP में, ADP साइटोसोल में मिल जाएगा आपको। सो ADP की यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है एंड यू विल गेट ATP। एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे हम, काइनेज, तो मिल जाएगा हमें 3-phosphoglycerate। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉस्फेट कौन से कार्बन से एंड अटैच हुआ है, क्या फर्स्ट से या थर्ड कार्बन से, आप कहेंगे कि भाई 3-phosphoglycerate मिल रहा है तो पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट लगा था वो हट गया और ADP के साथ जाके ATP बना दिया उसने।
ना यहाँ पे जो ATP आपको मिल रहा है, 7th स्टेप क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया हमारा 7th स्टेप। लेकिन एक भी चीज़ MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो समझना है ये वाली टर्म जो कि है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेना और उसे एक मॉलिक्यूल के साथ लगाना, वो फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। अब फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में आप ATP बना रहे थे लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके, फोटॉन्स को इस्तेमाल करके, तभी लाइट रिएक्शन में जो ATP बन रहा था उसको आप फोटो फॉस्फोरिलेशन कहते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये एक कंपाउंड है, एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्यों बोला, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो ये सबस्ट्रेट से फॉस्फेट निकला और ADP के साथ अटैच हो गया और ATP बनाया इसने। तो ये जो फॉस्फोरिलेशन है, यानी कि यहाँ पे जो ATP बन रहा है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की वजह से बन रहा है। सो यहाँ पे हमने जो टर्म सीखी वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। पहले हमने सीखा फोटो फॉस्फोरिलेशन जो कि लाइट रिएक्शन में हो रहा था, पहली बात क्लियर। सेकंड चीज़ अभी हमने सीखा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे मैं ये लिखा हुआ भी है तो इसको भी पढ़ लेंगे हम। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वो होता है थर्ड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ATP बनता है वो ऑक्सीडेशन से बनता है। कुछ मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से वो ATP आप बना रहे हो, इसीलिए उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये 3 तरीके हैं ATP बनाने के बायोसिस्टम में, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये बेस है आपके बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर की। लेट्स सी अब ये है क्या, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वो कहता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन SLP आपके पास एक डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को एक हाई एनर्जी सबस्ट्रेट से किसी लो एनर्जी सबस्ट्रेट ग्रुप में। अब जो एंजाइम आप इस्तेमाल कर रहे हो वो काइनेज है, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन में आप जनरली काइनेज एंजाइम ही यूज़ कर रहे होते हो। अब 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट इस केस में एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और ADP एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से आप फॉस्फेट ले, वो कहता है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से आप फॉस्फेट लोगे और लो एनर्जी मॉलिक्यूल में लगाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। यही चीज़ हमने की अभी यहाँ पे। सो इट विल फॉर्म ADP विदाउट नीडिंग व्हाट, ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने अभी मेंशन किया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए रहती है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में भी आप ATP बना रहे हो, लेकिन ऐसा कोई ऑक्सीजन ना चाहिए इसमें, ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेन हो रही है। सो ये जो आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ये ग्लाइकोलिसिस में होता है। और मज़े की बात, जो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, वहाँ पे भी जो ATP बनता है वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की वजह से ही बनता है। क्लियर होगी चीज़। नाउ वील कंटिन्यू ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे हमने क्या किया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमें मिल गया। बस अब बहुत आसान सी चीज़ें क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज़ें। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इससे हम तीसरे कार्बन से फॉस्फेट को हटाएंगे और दूसरे कार्बन पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके ही आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे हम, म्यूटेस। दोबारा से अभी हमने देखा था म्यूटेस एक तरीके का क्या है, आइसोमरेज है। वही चीज़ आप कर रहे हो। तो तीसरे कार्बन से आप फॉस्फेट ले रहे हो, दूसरे पे लगा रहे हो। सो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो बना था वो कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद अब एंजाइम लोगे एनोलेज। ये एंजाइम याद कर लीजिएगा, बाकी तो सारे ही कॉन्सेप्चुअल एंजाइम्स हैं। 2-3 नाम आपने याद रखने। काइनेज, जहाँ पे भी फॉस्फोरिलेशन हो रही है वहाँ पे काइनेज यूज़ करो। जहाँ पे भी एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे म्यूटेज लगाओ। जहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है वहाँ पे डीहाइड्रोजनेज लगाओ, ठीक है। बस ये नया एक नाम है आपके लिए। सो ये कौन सा एंजाइम है, ये है एनोलेज। ये क्या करता है, ये जो आपको 2-फॉस्फोग्लिसरेट मिला है, जिसको आप 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हो, ये यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल करवाता है और आपको मिलता है PEP नाम का एक कंपाउंड, जिसका फुल फॉर्म है फॉस्फेनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ PEP से आप एक फॉस्फेट
साइकिल ख़त्म ही हो रही है तो हमने कहा एक और एटीपी बना लेते हैं जाते जाते। तो यहाँ से एक और फॉस्फेट हम निकालेंगे, एटीपी के साथ अटैच करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, एटीपी। ये भी क्या है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुई है, ठीक है। एंजाइम आपने दोबारा से काइनेज यूज़ किया क्योंकि फॉस्फोरिलेशन हुई है। सो पीबी से आपको मिल जाएंगे क्या, पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या चीज़ें मिली, हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिले हैं यहाँ पे। ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जाते हैं क्रेब्स साइकिल में और वहाँ पे हम फर्दर इस पायरुवेट को इस्तेमाल करके और ज़्यादा NADH और FADH और ATP बनाते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं 2 ATP आपने यहाँ पे यूज़ किए, ये पहला ये दूसरा, और 4 ATP आपने बनाए हैं, ये 2 ATP यहाँ पे और ये 2 ATP यहाँ पे, ठीक है। ATP पहला क्वेश्चन, ATP बना कैसे, फोटो ऑक्सीडेटिव या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सो आपका आंसर होना चाहिए क्या, एग्जैक्टली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि आपके पास टोटल कितने ATP आपको मिले, कितने ATP टोटल बने यहाँ पे। सो 4 ATP, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो 4 आपको टोटल ATP मिले। थर्ड क्वेश्चन कि नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ। नेट गेन का मतलब कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। देखो आपने 2 ATP यहाँ पे यूज़ किया था, 4 ATP आपको टोटल मिले, बट नेट गेन कितना हुआ, आपने 2 ऊपर यूज़ भी तो किए, ठीक है। सो 4 - 2 करोगे आप, इस वजह से आपको 2 आंसर मिलेगा। तो 2 का आपको प्रॉफिट हुआ, नेट गेन यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। कुल मिला के टोटल आपके हाथ में कितना ATP आया, 2 ATP, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, ग्लाइकोलिसिस से आपको कितना ATP मिला, 2 ATP मिला। नेट ATP 2 मिला, टोटल ATP 4 मिला। टोटल से हमें काम नहीं क्योंकि 2 हमने पहले लगाए भी तो थे। सो नेट ATP हमें कितना मिला, 2 ATP हमें मिले हैं ग्लाइकोलिसिस से। दूसरी बात, हमें 2 NADH भी मिले हैं ग्लाइकोलिसिस से। ये जो NADH यहाँ पे मिला है ये किस काम का है, देखो इसी को आप, ये फालतू नहीं है, ये यूज़लेस नहीं है, इसको आप बहुत काम की चीज़ है। इससे आपको ज़्यादा ATP मिलेगा जब ये मॉलिक्यूल एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहाँ पे NADH ही तो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से आपको ATP मिलता है। ये हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे कि आप कैसे ये NADH को यूज़ कर रहे होते हो। ऑलवेज रिमेंबर, एक NADH, आई एम सॉरी ये बातें सारी रिपीट होंगी आगे हमारे क्रेब्स साइकिल वाले लेसन में, लेकिन आई कैन राइट एनी मोर क्योंकि ये जो स्टाइलस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी बैटरी इज डेड है, इस वजह से। खैर, सो ये बातें हम नेक्स्ट अभी लेसन में देखेंगे, मैं लिख भी दूँगी इसको कहीं पे। एंड या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम देखेंगे कि आपको किस तरीके से ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। 4 टोटल ATP मिले हैं ग्लाइकोलिसिस से, 2 नेट गेन हुआ है ATP का, 2 NADH मिले हैं, 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल आपको मिला है। ये ATP बना है कैसे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। या ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंजाइम्स आपको याद करने हैं, ठीक है।